मॉर्निंग। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीड प्लांट्स या बीजीय पादपों के सामान्य लक्षण। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो भी टॉपिक है उसमें अपन इवोल्यूशन ऑफ सीड है, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट यानी बीजीय स्वभाव का विकास किस तरह से हुआ। तो सीड प्लांट्स में स्पर्मेटोफाइट्स में सीड्स का निर्माण हुआ था सबसे पहले स्पर्मेटोफाइट, इसी के आधार पर इनको स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। तो सीड के लिए सबसे जो आवश्यक है या सीड के फॉर्मेशन के लिए तो सबसे पहले हेट्रोस्पोर क्या जरूरी है, दो तरह के बीजों का, दो तरह के जो बीजाणु हैं उनका विकास होना। तो सबसे पहले जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में बनी। टेरिडोफाइट्स में दो तरह के बीजाणुओं का विकास हुआ था, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। इनके साइज के आधार पर इनको माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और मेगास्पोरेंजिया जिसमें मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम प्लांट पर भी दोनों कंडीशंस पाई जा सकती है और यही परिघटना हेट्रोस्पोरी कहलाती है, यानी दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण होना ही हेट्रोस्पोरी कहलाती है, विषम बीजाणुता कहलाती है। सबसे पहले ये हेट्रोस्पोरी का जो विकास हुआ वो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में था, टेरिडोफाइट का या टेरिडोफाइट्स में। और इन प्लांट्स में दो तरह के स्पोर्स का विकास हुआ था। इसी के साथ साथ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है और उनका शेप और साइज छोटा होता है। मेगास्पोर्स होते हैं, उनका जो नंबर होता है या संख्या होती है वो कम होती है और इनका आकार बड़ा होता है। साइज में ये बड़े होते हैं लेकिन इनकी संख्या एक मेगास्पोरेंजियम में कम होती है और जनरली 4 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या अधिक होती है और ये 8, 16, 32, 64 इस तरह से ये हो सकती है। अब यहाँ पर मेगा हेट्रोस्पोरी के साथ साथ यहाँ पर दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण हुआ। अब इन बीजाणुओं में आगे यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो गया, लिंग निर्धारण भी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि ये शेप में और साइज में और फंक्शन में अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। फंक्शनली भी ये कार्य के रूप से भी असमान होते हैं। जब आगे इनका जर्मिनेशन होगा तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर्स हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट्स का विकास करते हैं और इस पर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया का क्रमशः निर्माण। तो यहाँ पर मेन जो चीज है सीड हैबिटाट के लिए या सीड हैबिट के लिए तो सबसे पहली शर्त डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी, तो यहाँ पर इसका विकास। दूसरा जो चीज है सीड हैबिट में दो तरह के स्पोर्स बन गए। अब इससे नेक्स्ट जो चीज है वो है स्पोरेंज स्पोर्स, तो मेगा स्पोरेंज, मेगा स्पोरेंजिया। यहाँ पर अपन जनरली कह रहे थे 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। अब 4 में से चारों के चारों यहाँ पर फंक्शनल नहीं रहेंगे, सिर्फ एक जो मेगा स्पोर होगा 1 मेगा स्पोर वो फंक्शनल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 3 जो हो गए वो नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगा स्पोर ही आगे फंक्शनल रहता है या कार्य के रूप से सक्रिय रहेगा, जो आगे चल करके एग के रूप में काम। ठीक है, तो पहली चीज डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी,
दूसरी ओनली वन मेगास्पोर फंक्शनली एक्टिव, और 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशंस स्पर्मेटोफाइट्स में या जो प्लांट्स हैं सीड प्लांट्स उनमें पाई जाती है। और थर्ड जो चीज है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब इसमें निषेचन की क्रिया हो जाएगी, मेल और फीमेल दोनों गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा मेगास्पोरेंजिया में, रेंजिया, यहाँ पर मेल गैमीट एंड फीमेल के दोनों में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और इससे ये जाइगोट यानी ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर। तो मेगास्पोरेंजिया में आगे जाइगोट बन, तो रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजिया, यानी मेगास्पोर का चिर स्थायी रूप से इसमें मेगास्पोरेंजिया में रहना, इवन फर्टिलाइजेशन और आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के तक इसका यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम होता या मेगास्पोर होता है वो उस मेगास्पोरेंजियम में ही लंबे समय तक चिर स्थायी रूप से मेगास्पोरेंजियम में रहना, ये भी आवश्यक है सीड के डेवलपमेंट के लिए। तो नंबर 1 जो चीज थी हेटेरोस्पोरी का विकास हो गया, सिर्फ एक ही मेगास्पोर यहाँ पर फंक्शनल रहा, 3 नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और तक, और उसके बाद भी यहाँ पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम में रहेगा। ठीक, इसके बाद अपना जो होगा रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरिंग एंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये हो गया। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि सीड कोट के लिए इंटेग्यूमेंट्स का होना भी आवश्यक है। बीजावरण, जो आगे इसका बीजावरण या सीड कोट का निर्माण करेंगे, तो ये चीज भी जरूरी है। अब क्योंकि अपन जानते हैं कि मेगास्पोरेंजिया की अपेक्स पार्ट इस तरह का, अब इसमें इलेबोरेशन होता है, इससे क्या होगा, इसमें विवर्धन हो जाएगा, और ये इस तरह की जो अपेक्स है एपिकल पार्ट है मेगास्पोरेंजिया का, वो इस तरह से यहाँ पर इलेबोरेशन होकर के और ये माइक्रोस्पोर्स के लिए इनको ग्रहण करने के लिए इसमें चेंज हो जाएगा, यानी ये ग्राही हो जाएगी एपिकल पार्ट मेगास्पोरेंजिया टू रिसीव माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स इन सीड प्लांट्स। तो ये चीज हो गई। अब जब यहाँ पर इसमें एपिकल पार्ट में इलेबोरेशन हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के और आगे सीड का विकास होना है। तो सीड में विकास के लिए क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स है उसमें किसी तरह का वेस्टिबुलर सप्लाई वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सीड का निर्माण नहीं होता और डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद पुनः इसमें डिवीजन हो गया एम्ब्रियो के बाद, और स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। लेकिन स्पर्मेटोफाइट्स में रेस्टिंग स्टेज विश्राम अवस्था भी पाई जाती है, और आगे सीड का भी निर्माण होता है इन स्पर्मेटोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर यहाँ पर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रायो का निर्माण हो गया, तो इसके आगे के लिए पोषण की भी जरूरत होगी, भोजन भी इसके लिए जरूरी है। तो इसके क्या होता है कि जो मेगास्पोरेंजिया होती है
उसमें जो लोअर इसका बेसल पार्ट है वहां पर इस तरह से वैस्कुलर सप्लाई भी बनती, यानी एम्ब्रियो या न्यूसेलस का जो टिश्यू और वैस्कुलर सप्लाई, इनमें दोनों में हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन हो जाता है। ये दोनों औतिकीय रूप से जुड़ जाते हैं और इससे जो ये अपना एम्ब्रियो है, भ्रूण वगैरह है या सीड के पार्ट है, उनके लिए ये वैस्कुलर सप्लाई चालू हो जाएगी आगे के लिए। तो यहाँ पर इनमें दोनों में हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन हो जाता है, यानी औतिक रूप से ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये निर्माण होगा, इसमें एपिकल पार्ट में चेंज हो गए, जो अपनी मेगास्पोरेंजियम थी उसमें पोलन ग्रेन्स के ग्रहण के लिए, और निचले पार्ट में क्या होगा, वहां पर हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाएगा, वैस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक। उससे वैस्कुलर सप्लाई चालू हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था भी जरूरी है सीड के निर्माण के लिए। तो सफिशिएंट अपन को यहाँ पर सप्लाई हो गई, फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, और उसमें नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन आ गया, यानी ऊतकीय रूप से ही वो जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंस ऑफ रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। तो इसमें विश्राम अवस्था भी आ जाती है और इस कारण से ये एक सीड का विकास हो जाता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। इस तरह से सीड बनता है या सीड हैबिट का विकास होता है। तो यहाँ पर ये चीज बनी अपन के इन जिम्नोस्पर्म या स्पर्मेटोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में ये चीज सबसे पहले बनी थी, हेटेरोस्पोरी वगैरह सीड हैबिट, लेकिन वहां पर एक तो इंटेगुमेंट्स का विकास नहीं हुआ था टेरिडोफाइट्स में, और रेस्टिंग स्टेज आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज और इंटेगुमेंट्स, इन दोनों के अभाव के कारण टेरिडोफाइट्स में सीड का विकास नहीं हो पाया या सीड नहीं बन पाए, जबकि आगे चल करके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इनमें इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया और रेस्टिंग स्टेज भी बन गई। इस तरह से टू सीड या सीड का विकास हो गया, सीड बने। इस तरह से सीड का विकास हुआ स्पर्मेटोफाइट्स में। थैंक यू।